पृथ्वी पर जीवन। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में अब तक आप पर्यावरण के 3 प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल के विषय में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, फिर पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों और उनके चारों ओर तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जैवमंडल और उसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। ये जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैव तत्वों में अंतरक्रिया जारी रहे। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आसपास में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसे पारितंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार को पारिस्थितिकी अनुकूल इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। पारितंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, स्थलीय टेरेस्ट्रियल पारितंत्र व जलीय एक्वाटिक पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल हैं। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा पारितंत्र हैं। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय जॉर्डन, मुक्त प्रवाल, भित्ति, कोरल रीफ पारितंत्र सम्मिलित हैं। ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल, मार्शेस एंड बॉक्स शामिल हैं। पारितंत्र की कार्यप्रणालियाँ व संरचना। पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं के प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। यह इनके इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक एबियोटिक फैक्टर्स कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या कार्बनिक तत्व सम्मिलित हैं। जैविक कारकों बायोटिक फैक्टर्स में उत्पादक, उपभोक्ता तथा घटक शामिल हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर हैं, उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला आदि। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अवघटित कर उन्हें
सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। अब घटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। ये घटक इन्हें विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। बाह्यतंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है, जो मेंढक सांप का भोजन है, और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। ये खाद्य क्रम और इस क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उदाहरणार्थ, एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन है, और द्वितीयक और तृतीयक मांसाहारी अनेक तृतीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रजातियों के इस प्रकार के जुड़े होने को खाद्य जाल कहा जाता है। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं: चराई खाद्य श्रृंखला और अपरत खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का एहसास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। अपरत खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम। पिछले अध्ययन से आप जान गए हैं कि बायोम का अर्थ क्या है। आओ अब हम संसार के कुछ प्रमुख बायोम को पहचानें, उन्हें रेखांकित करें। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार हैं: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम। इनकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन सारणी 15.1 में वर्णित है। जैव भू रासायनिक चक्र, जियोकेमिकल साइकिल सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रारंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए प्रकाश व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर जीवित हैं। जीवधारी बहुलता व विविधता में जिंदा रह सकते हैं। इसमें विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। ये भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों को ये संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। ये चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं और जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कहे जाते हैं। बायो का अर्थ है जीव तथा जियो का अर्थ है पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें। मिट्टी, वायु व जल से जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय और दूसरा तलछटी। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर हैं। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूप्रकृति पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। जल चक्र सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं, जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे जलीय चक्र कहा जाता है। कार्बन चक्र सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। ये सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकरण द्वारा आरंभ होता
ये परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। शाकाहारी उपयोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सहपरिणाम बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिजों व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी वह वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक पिगमेंट आदि में एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है जहाँ से ये वायुमंडल में पहुँचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। महासागरों व कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। नाइट्रोजन शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं व पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अन्य खनिज चक्र जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अनेक खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। प्रायः ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधों व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन किसी पाइतंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गति साम्यता की अवस्था ही
पारिस्थितिक संतुलन है। ये तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही होता है। इसे पाइतंत्र में हर प्रजाति की संख्या एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजाति अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती हैं। इनके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहाँ शाकाहारी जंतु हिरण, जेब्रा, भैंस अत्यधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ, शेर आदि अधिक नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिक संतुलन में बदलाव के कारण है, जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में हुई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। ये परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीय वन प्रजाति जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिक संतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक विविधताएं और मानव जनित कारक भी हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंततोगत्वा पूरे परितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित होती है। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं और जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां आदि कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव के प्रमुख आधार हैं।